हम लोग आज क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत विविधता से युक्त है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसका मतलब है धर्म के आधार पर विविधता है, यानी धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं हमारे यहाँ। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियाँ नहीं थी, ये कर्म थे। हमारा जो भारतीय प्राचीन कल्चर था वो इस कर्म के आधार पर बटा था। ऋग्वेद इसी कर्म के आधार पर, देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म के आधार पर भी हिंसा हो जाती है। दिल्ली में 2020 में, दिल्ली में 2022 में धर्म के नाम पर बड़ी हिंसा हुई। आईबी का ऑफिसर था अंकित दुबे, उसके शरीर को चाकुओं से गोद गोद करके मार दिया गया। 150 से ज़्यादा बार चाकू के वार किए गए थे। कैसे हैं बच्चे आप सब? आज की हम लोग की ये क्लास एनसीईआरटी की क्लास है, इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी सरकारों के विषय में हमें अध्ययन करना होता है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं। एक क्लास में हम लोग समझ लेंगे कि क्या बेसिक सी बातें एनसीईआरटी में बताई गई हैं जो हमें जानना चाहिए। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आज 6 क्लास की एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है। जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का एनसीईआरटी का, वो विविधता है, डाइवर्सिटी है। ये विविधता की समझ। डाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक है, विविधता से है। विविधता को हम समझें, कैसे विविधता हमारे देश में रहती है, इसी विषय में हमें यहाँ पर समझना है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता का अर्थ क्या होता है? विविधता का अर्थ होता है कि जहाँ अलग-अलग चीज़ें एक साथ अस्तित्व में हों। एक समान चीज़ें नहीं, अलग-अलग प्रकृति की चीज़ें एक साथ अस्तित्व में पाई जाती हों। जैसे हमारे समाज में हम लोग इस देश में जहाँ रहते हैं, हम लोग कहते हैं भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता से युक्त है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत विविधता से युक्त है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि इस देश में अलग-अलग सामाजिक मान्यताओं वाले लोग, अलग-अलग सांस्कृतिक मान्यताओं वाले लोग रहते हैं। जैसे इसको पहले और सरल तरीके से समझो कि हम लोग अगर फ्रूट्स देखें, वेजिटेबल्स देखें, अगर एक बास्केट में एक ही किस्म का फ्रूट है, जैसे अगर केवल एप्पल ही है, तो हम उसमें डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम एक ही बास्केट में तरह-तरह के फ्रूट्स हैं, उसमें एप्पल भी है, बनाना भी है, गुआवा भी है, ऑरेंज भी है ना, तरह-तरह के उसमें फ्रूट्स हैं, हर तरीके के फल हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे फलों की टोकरी है, ये विविधता वाली है। विविध विविध प्रकार के फल इसमें हैं, एक प्रकार का नहीं है। एक प्रकार का होगा तो फिर उसे विविध नहीं कहेंगे, अलग-अलग प्रकार का होगा तो उसे विविध कहेंगे। तो विविधता एक ऐसे ग्रुप को संबोधित करती है, एक ऐसे समूह को संबोधित करती है जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ रहते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकृति की वस्तुएँ एक साथ रहती हैं। हम लोग समाज की चर्चा कर रहे हैं, तो भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोगों की एक साथ चर्चा करते हैं। जैसे भारत में इसका मतलब है विविधता का मतलब हो गया भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग। अब भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग कौन हैं? जैसे अलग-अलग धर्म हैं हमारे यहाँ, एक धर्म के लोग तो हैं नहीं, अलग-अलग धर्मों के लोग हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इस्लाम,
अगर अगर एक ही धर्म के लोग होते तो हम कहते कि भाई विविधता नहीं है धर्म के आधार पर, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसका मतलब है धर्म के आधार पर विविधता है, यानी धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं हमारे यहाँ। इसी तरीके से देखो भाषा, अगर हम भाषा की बात करें तो अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में। हिंदी सबसे प्रचलित भाषा है हमारे देश की। हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, मलयालम है, तेलुगु है, इत्यादि बहुत सी भाषाएं हैं हमारे देश में। और उन भाषाओं के आधार पर भी बोलियां भी बहुत हैं। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी तो भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां भी हैं। अवधी है, यानी हिंदी बोलते हैं तो अवधी तरीके से भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो ब्रज तरीके से भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो भोजपुरी तरीके से भी बोलते हैं ना। अलग अलग तरीके से बोलते हैं हिंदी को। जैसे अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, एक अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं, एक ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं। प्रोनंसिएशन का अंतर होता है, उच्चारण का अंतर होता है। तो ऐसे ही भाषाएं भी हैं हमारी। भाषा तो एक है हिंदी, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति हम देते हैं जब हिंदी बोलते हैं तो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो विविधता, इसको कहते हैं विविधता है। हिंदी में भी विविधता है। कोई शुद्ध हिंदी बोल रहा है, कोई भोजपुरी मिक्स हिंदी बोल रहा है, कोई अवधी मिक्स हिंदी बोल रहा है, कोई ब्रज मिक्स हिंदी बोल रहा है। तो उसमें भी विविधता है, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकृति शामिल है। जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न प्रकृति शामिल होगी वहाँ वहाँ विविधता मानी जाएगी। इसी तरीके से भारत में देखो धर्म, भाषा हो गया, जाति हो गई, अलग अलग जाति है। लिखेंगे नहीं, आप लोग जानते हैं अलग अलग जातियां हैं। इसमें भी अनुसूचित जातियां हैं या जनजातियां हैं, कबायली हैं, जनजाति भी हैं, ट्राइब्स भी हैं, जो जंगलों में रहते हैं थे पहले दूर दराज, अब धीरे धीरे शहरों में भी उनकी संख्या बढ़ रही है। तो जातियां हैं, भिन्न भिन्न जातियां हैं। जातियों को हम, हालांकि समाज जाति के आधार पर वर्गीकृत हो ये अच्छी बात नहीं है, और हमारे यहाँ जातियों का वर्गीकरण नहीं था, पहले कर्म के आधार पर वर्गीकरण था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां नहीं थीं, ये कर्म थे। ब्राह्मण कर्म था, इसका अर्थ होता था पढ़ना पढ़ाना। क्षत्रिय कर्म था, इसका मतलब था रक्षा करना। वैश्य कर्म था, इसका मतलब था खेती करना, उत्पादन करना, उद्योग लगाना, व्यापार करना। शूद्र कर्म था, इसका मतलब था सेवाओं से संबंधित। आज जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं ना, ये शूद्र था। आईएएस की नौकरी करना, सिविल सेवाओं में जाना, बैंकिंग की नौकरी करना, ये सब शूद्र का, इसको शूद्र कहते थे, सर्विस। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल गई। हमारा जो भारतीय प्राचीन कल्चर था वो इस कर्म के आधार पर बटा था। ऋग्वेद इसी कर्म के आधार पर बंटवारे की बात करता था। तो इसमें कोई भेदभाव ही नहीं था। जो टीचर था वो आईएएस से शादी कर लेता था, यानी जो ब्राह्मण है वो शूद्र से कर लेगा। शूद्र मतलब आईएएस, ब्राह्मण मतलब टीचर, ऐसे था क्लासिफिकेशन। जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय यानी जो सेना का अधिकारी है, पुलिस का अधिकारी है, वो वैश्य से या व्यापारी वर्ग से या शूद्र से यानी किसी दूसरी सर्विस करने वाले से या टीचर से यानी ब्राह्मण से, किसी से भी विवाह कर सकता था। तो ये मोबिलिटी थी। लेकिन आगे चल करके क्योंकि हर चीज़ें विकृत रूप में धीरे धीरे आने लगती हैं, खराब रूप में आने लगती हैं, इसका भी धीरे धीरे खराब रूप प्रचलित हो गया। और जो कर्म के आधार पर ये बड़ा अच्छा सा बंटवारा था, ये गड़बड़ हो गया, इसने जाति का रूप धारण कर लिया। जब जाति का रूप धारण कर लिया तो हमारे यहाँ ऊंच नीच भी इसमें पैदा हो गया और फिर सब गड़बड़ हो गया।
जाति का ये विभाजन बेहद खराब है। लेकिन अब है तो है। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, इसीलिए संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही है, उसे अपराध माना जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि समाज में प्रचलन में रहता है। थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है तो बीच-बीच में गड़बड़ होती रहेगी, लेकिन ठीक है, मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा। तो जाति आधारित ये समस्याएँ रहती हैं, आज भी रहती हैं। जनजातियाँ हैं, जनजातियों में भी विविधता है, बहुत सारी। उनका रहन-सहन, खान-पान सब अलग होता है, पहनावा, ना? अब जो लोग रहते हैं इस देश में, उन लोगों का देखो रहन-सहन, कैसे रह रहे हैं, उनका खान-पान, क्या खाते हैं, उनका पहनावा, ना इत्यादि, ये सब कल्चर के पार्ट हैं। जैसे शहरों में लोग पक्के मकान में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लोग झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे। खान-पान भी अलग है, कोई प्योर वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई कुछ भी अलग-अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। पहनावा भी देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहनावा है, शहरी क्षेत्रों में पहनावे में आपको अंतर दिख जाएगा। तो ग्रामीण कल्चर एक अलग कल्चर हो जाता है, शहरी कल्चर एक अलग कल्चर हो जाता है। महानगरों में और चेंज दिखलाई पड़ता है। तो ये सब जहाँ भिन्नताएँ हैं, ये सारी भिन्नताएँ विविधता कहलाती हैं। इसी को विविधता कहते हैं। और अब तो पूरे विश्व में विविधता धीरे-धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी बढ़ रही है। लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। व्यापार, कारोबार करने के उद्देश्य से, नौकरी करने के उद्देश्य से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते-जाते रहते हैं, पलायन करते रहते हैं। इससे कहीं भी विविधता बढ़ जाती है। जैसे पहले तिब्बत में बौद्ध लोग नहीं थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म भारत से गया। तो जो भारत के बौद्ध लोग थे वो जहाँ-जहाँ जाकर के बस गए, भूटान में बस गए, तो आज भूटान में बौद्ध धर्म का वर्चस्व है। तिब्बत में बस गए, तो पूरे तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। हालाँकि आज के तिब्बत पर चीन ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है, वो एक अलग बात है। तो ये विविधता फैलती भी है, जहाँ-जहाँ लोग अलग-अलग तरीकों से जाते, आते रहते हैं और इनके व्यवसाय, कारोबार सब में अंतर होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जाती है, शहरों में उद्योग और बाकी शहरों में काम करने का नेचर अलग होता है। ज़्यादातर उद्योग धंधे से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी अंतर दिखलाई पड़ेगा। इसके अलावा अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग जगह भी है। जैसे हम कहते हैं भई पश्मीना शॉल, कश्मीर की पश्मीना शॉल बड़ी फ़ेमस है, पूरे वर्ल्ड में बड़ी फ़ेमस है। वो भेड़ की ऊन से बनती है और वो बहुत सॉफ्ट होती है, पूरी मुट्ठी में आ जाएगी आपकी और खोलोगे तो बड़ी सी शाल बन जाएगी। इतना हल्का कपड़ा होता है वो। तो पश्मीना की कारीगरी वर्ल्ड फ़ेमस है। महँगी शालें बिकती हैं लेकिन है। अलग-अलग क्षेत्रों के, अलग-अलग कुछ रंग भी हैं। अलग-अलग क्षेत्रों का खान-पान भी अलग-अलग है। बिहार चले जाओ तो लिट्टी-चोखा वहाँ का फ़ेमस है। गुजरात चले जाओ तो गुजराती फाफड़ा और ये इस तरीके की चीज़ें वहाँ फ़ेमस है। पश्चिम बंगाल चले जाओ तो रसगुल्ला वहाँ का बड़ा फ़ेमस है। हर क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट खान-पान भी है और हर क्षेत्र का अपना एक त्योहार भी है। इसको हटा देते हैं। हर क्षेत्र का अपना एक त्योहार भी है। कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं ओणम मनाया जाता है, कहीं होली मनाई जा रही है, कहीं दीपावली मनाई जा रही है। देश में अलग-अलग तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं। अभी जनवरी बीती, लोहड़ी मनाई गई। तो नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी मनाई जाती है, जो सिख समुदाय के लोग हैं, पंजाब के लोग। जब हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ ओणम, पोंगल इस तरीके के त्योहार वहाँ प्रचलन में हैं। तो अलग-अलग त्योहार भी हैं और उनके मनाने का ढंग भी अलग-अलग है।
जबकि नॉर्थ इंडिया में एक बड़े हिस्से में मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसका सेलिब्रेशन होता है। तो त्योहार भी अलग-अलग हैं लोगों के और उन त्योहारों का सेलिब्रेशन भी अलग-अलग है, उनके मनाने का तरीका भी अलग-अलग है। ये सारी चीज़ें मिल कर के जो ये भिन्न-भिन्न प्रकृति है, इन सारी चीज़ों को मिल कर के हम कहते हैं विविधता है। यानी इस तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारा देश है, भारत विविधता से युक्त देश है। और ये विविधता हर क्षेत्र में है, ये विविधता हर क्षेत्र में है, कल्चर के सभी क्षेत्रों में है, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये जो विविधता है, इस विविधता में क्या चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं? विगत वर्षों में तो दिखलाई पड़ा है, जाति के आधार पर हिंसा होती है। जैसे अभी देखो मैतेई में 2023 से मणिपुर में 2023 से मैतेई और कुकी के बीच, ये दोनों जनजातियां हैं, कुकी नाम की जनजातियां हैं, मैतेई नाम की जनजातियां हैं। इन कुकी और मैतेई के बीच झगड़ा होता रहा। झगड़े की बातें नहीं लिखेंगे, अच्छी बात नहीं, अच्छी-अच्छी बातें लिखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में मैतेई और कुकी के बीच झगड़ा हुआ, उससे पहले नगा और कुकी के बीच झगड़ा हो चुका है। अलग-अलग हिंसा होती है। देश के अलग-अलग हिस्सों हिस्सों में धर्म के आधार पर भी हिंसा हो जाती है। दिल्ली में 2020 में, दिल्ली में 2022 में धर्म के नाम पर बड़ी हिंसा हुई, बड़ी क्रूर हिंसा हुई, बड़ी वीभत्स हिंसा हुई, बड़ी डरावनी। एक आईबी का ऑफिसर था, अंकित दुबे, उसके शरीर को चाकुओं से गोद-गोद करके मार दिया गया। 150 से ज़्यादा बार चाकू के वार किए गए थे। कितनी क्रूर हत्या है ये, कितनी चिंता की बात है। तो विविधता तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये विविधता क्या चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है? उत्तर है हाँ, हमारे देश में ये विविधता चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती रही है। क्या चुनौती है विविधता की? विविधता की क्या चुनौती है? एक तो भेदभाव भेदभाव जन्म लेता है। एक तो भेदभाव जन्म लेता है विविधता के कारण। जैसे हम लोग देखते हैं समाज में जाति के आधार पर बँटवारा है, ऊँच जाति, नीच जाति। अब आप पूछोगे ये क्या होता है? मैं भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये कुछ जो खराब किस्म के लोग थे इस देश में, उनके द्वारा प्रचलित किया गया ये भेदभाव है कि कुछ जातियों को उन्होंने ऊँचा मान लिया, कुछ जातियों को उन्होंने नीचा मान लिया। लेकिन वो खराब मानसिकता के लोग थे, वो नकारात्मक मानसिकता के लोग थे। पूर्वज ही थे हमारे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सारा काम बहुत अच्छा थोड़े ही किया है। इस देश को बाँटने में, इस देश को तोड़ने में, इस देश को गुलाम बनाने में हमारे पूर्वजों का ही योगदान था। तो हर बात के लिए हम अपने पूर्वजों की सराहना तो कर नहीं सकते। उनकी गलतियों को भी आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा और ये उनकी गलती है कि उन्होंने समाज में तरह-तरह के भेदभाव को जन्म दिया। जो हमारा समाज कर्म पर आधारित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म थे, ये जातियाँ नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसे जाति में बदल दिया और इसके आधार पर भेदभाव करने लगे। वो भेदभाव, हालाँकि आज हमारा संविधान है और हमारा संविधान देश का एक सर्वोच्च कानून है। हर देश का एक सर्वोच्च कानून होता है, उसको संविधान कहते हैं और कोई भी देश संविधान के अनुसार ही चलाया जाता है। हमने भी संविधान बनाया है, संविधान के अनुसार हम अपना देश चलाते हैं। इसलिए संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका अंत होगा और इस संविधान को लागू करने के लिए सरकार होती है। कैसे? अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी चुनौती रही है हमारे समाज में भेदभाव को लेकर के, ये विभिन्नता को लेकर के, विविधता को लेकर के, ये भेदभाव को लेकर के रही है। भेदभाव रहा है
हालांकि इसको समाप्त करना चाहिए, समाप्त करने के लिए पहल की जा सकती है। इसके अलावा भेदभाव के अतिरिक्त हिंसा, कभी कभी हिंसा भी उत्पन्न होती रही। हमने अभी आपको बताया कि मेइतेई और कुकी के बीच हिंसा मणिपुर में 1980 और 1990 का जो दशक था, बिहार में जातीय हिंसा का दशक था और बिहार में जातीय नरसंहार हुआ करते थे। हिंसा नहीं होती थी, सामूहिक हत्याएं होती थी। एक साथ 75-75 लोगों को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि वो दूसरी जाति के थे। पूरा बिहार 1980-1990 के दशक में जातीय नरसंहार का दशक था, जाति के आधार। जबकि इसमें बुराई क्या है कि किसी की कोई जाति है, लेकिन नहीं, ये चुनौती है इसकी, ये चिंता है हमारे लिए कि विविधता को लेकर के ये संकट समय समय पर उत्पन्न होते रहे हैं और इन संकटों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन सब से भी ज्यादा चुनौती क्या है? जागरूकता का अभाव, जन जागरूकता। अगर मैं लोगों से कहूं कि भाई क्यों लड़ते हो जाति के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई मतलब नहीं है, क्यों लड़ते हो इस आधार पर? तो लोग समझते हैं अच्छा लगता है मंगल ग्रह से आया है, चंद्रमा से आया है ये प्राणी, इसे पता ही नहीं कि लोग कौन होते हैं। क्यों? क्योंकि हर जातियां अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगी हुई हैं। आप देखो सोशल मीडिया पर जो मैसेज फ्लोट होते हैं, उसमें एक जाति अपने जाति को दूसरे से श्रेष्ठ करने पर लगी है। और बंटवारा तो इस कदर है बच्चों कि जाति में भी उपजातियां हैं। अगर क्षत्रिय हैं तो कई किस्म के क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं तो कई किस्म के ब्राह्मण हैं। उनमें भी एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की प्रतिस्पर्धा है, होड़ लगी है। अजीब बात है। ये समाज को तोड़ने का काम है, जोड़ने का नहीं। समाज को जोड़ना है तो हमें जागरूक बनना पड़ेगा। ये जाति, धर्म, ये सब कुछ नहीं है। हमें इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। हम सबसे पहले इंसान हैं। ईश्वर ने हमें बनाया तो ईश्वर ने हमें एक इंसान के रूप में बनाया। हमने उसमें जाति पैदा कर दी, हमने उसमें धर्म पैदा कर दिया, हमने जाति और धर्म का वर्णन करना शुरू कर दिया। ईश्वर ने नहीं बनाया, न जाति बनाई न धर्म बनाया। ईश्वर ने केवल इंसान बनाया। हमने उसमें जाति धर्म पैदा करना शुरू कर दिया। नए नए धर्म हैं सब। भाई इस्लाम धर्म 1400 साल पहले इस्लाम धर्म नहीं होता था, पूरे विश्व में होता ही नहीं था, इसका अस्तित्व ही नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी है। 1400 साल पहले ही केवल जन्मा है इस्लाम धर्म। इसका मतलब इंसान ने जन्माया और अपने किसी पर्पस से। आज से 2000 साल पहले ईसाई धर्म नहीं था ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि ईसाई नाम का कोई धर्म भी है, अस्तित्व में ही नहीं था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहे हैं हम, 1400 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी। यानी नए नए धर्म जन्मे हैं। अगर मान लो ईश्वर ने बनाया होता तो इन धर्मों का साथ हमारा तो तब से होता जब से इंसान है, मानव सभ्यता के कालखंड से होता धर्म। लेकिन धर्म मानव सभ्यता के कालखंड से तो है नहीं, ये तो अभी आया है। 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2000 साल पहले ईसाई आया, और भी ऐसे ही धर्म। तो इसका मतलब है कि हमने बनाया, इंसान, ईश्वर ने नहीं बनाया। मानव सभ्यता के क्रम से इसका विकास नहीं हुआ, शुरुआत से बीच में विकास शुरू हुआ। बीच में विकास शुरू हुआ तो जिन लोगों ने शुरू किया उनके अपने कोई पर्पस रहे होंगे, किसी पर्पस से उन्होंने शुरू कर दिया। तो और ये तो फैक्ट की बात है, ये तो मैं तथ्य की बात आपसे कर रहा हूं।
इसमें कोई एनालिसिस तो है नहीं, ये सत्य है और तथ्य है। तो हमें ये जागरूकता विकसित करनी चाहिए कि जाति, धर्म, जाति की बात भी हमने बताया, इंसान ने बनाया पहले। हमारे यहाँ जो वैदिक कालीन परंपरा है भारत में, विश्व का सबसे पुरातन प्राचीन धर्म सनातन माना जाता है। सदियों पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है। 5,000 10,000 चलते जाओ पीछे, इतिहास, समृद्ध इतिहास मिलता चला जाएगा। वहां तो कोई जाति नहीं हुआ करती थी। तो जाति तो हमने बनाई। प्राचीन इतिहास काल जब भारत में शुरू होता है तो अब उस कालखंड में हम नहीं ले जा रहे हैं। तो हमने तो जातियां बनाई, पहले नहीं होती थी जातियां। उस समय के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी उद्देश्य के लिए जाति बना दी, वरना तो कर्म के आधार पर विभाजन था। भारतीय संस्कृति तो कहती है कार्य के आधार पर समाज बटेगा, बाकी धर्म जाति इन आधारों पर नहीं बटेगा। इतनी बड़ी बात थी। अगर कर्म के आधार पर होता तो सारे कर्म अच्छे होते हैं, कोई कर्म बुरा नहीं होता, कोई कर्म छोटा नहीं होता, कोई कर्म बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। सफाई कर्मचारी 2 दिन आपके घर ना आए तो आपका घर कूड़े से और गंदगी से बदबू करने लगेगा। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कर्म तो वो कर रहा है जिसको समाज में सबसे नीचा दर्जा आज जाति की व्यवस्था में दे दिया जाता है ना। घटिया व्यवस्था, जाति बेहद घटिया व्यवस्था है। लेकिन लोगों को समझाएं कैसे? जिसको समझाने चलते हैं वो पलटवार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जातिगत कट्टरता है, उनमें धर्म के आधार पर कट्टरता है। इसका मतलब है कि जागरूकता का अभाव है। उनमें से या तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझदार नहीं हैं। पढ़ा लिखा होना और समझदार होना दो अलग अलग चीज़ें। जागरूकता का मतलब समझदार होना। एक कॉमन सेंस हो आपके पास, कॉमन सेंस होना चाहिए। तो हम पढ़े लिखे भी हों, ज़रूरी है, साक्षरता कहते हैं, साक्षरता भी होनी चाहिए। और साक्षरता के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए हमारे अंदर। जब हम समझदारी से काम लेते हैं, समझदारी से व्यवहार करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जागरूक हैं। और जब हम समझदार बनेंगे तो हम धर्म, जाति इन सभी के बंधनों से ऊपर उठेंगे। ये वर्ग रह सकते हैं क्योंकि समाज के वर्गीकरण के लिए ही ये वर्ग बनाए गए हैं। ये वर्ग रह सकते हैं, लेकिन इन वर्गों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो इसीलिए बनाया गया। हमने संविधान बनाया और संविधान के अंतर्गत एक सरकार बनाई, और संविधान के अंतर्गत हमने सरकार इसीलिए बनाई जिससे कि सरकार ये देखे कि ये सब चुनौतियां उत्पन्न ना होने पाए, ये चुनौतियां उत्पन्न ना होने पाए। ये इसीलिए हमारा संविधान है और हमारी सरकार है। संविधान के बारे में हम आगे समझेंगे। यानी कानून है, देश में कानून की व्यवस्था है, कानून का राज है, इसको ऐसे समझो। कोई मनमाने तरीके से काम नहीं करेगा। एक संविधान बनाया गया है, उसी संविधान के अधीन ही सबको काम करना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अब अगर हमें भेदभाव रोकना है, हमें हिंसा रोकनी है, रोकना तो पड़ेगा, वरना तो समाज नष्ट हो जाएगा। अगर हमें भेदभाव रोकना है, हिंसा रोकनी है, लोगों को पढ़ाना है, फिर समझदार भी बनाना है, जागरूक भी बनाना है, तो ये काम कौन करेगा बच्चों? ये काम करेगी सरकार, गवर्नमेंट। तो फिर एक गवर्नमेंट बनाई जाती है। ये देखो, जैसे आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वही यहाँ पर लिखे गए हैं। सरकार, गवर्नमेंट। सरकार होती है। जैसे देखो, ये क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। ये बिल्डिंग सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग है। ये भारत पेट्रोलियम है। ये क्या है? ये रेलवे है। आप इसको समझ रहे हैं, रेलवे है।
तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दे करके समझाया गया कि ये सब सरकार के हिस्से हैं, ये सब सरकार के भाग हैं। अब सरकार क्या होती है, कैसे बनती है, बहुत गहराई में हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इसे हम संक्षेप में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हर देश में सरकार बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है जिससे लोग हैं, देखो इसको ऐसे समझो कि भाई लोग रहते हैं, हम व्यक्ति हैं, लोग हैं। अब जब व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो समाज बनाएंगे। लोगों से ही मिलकर के समाज बनेगा, समूह बनेगा, समाज बनेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे एक साथ। अब जब व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की अपनी आवश्यकता भी है। कैसी आवश्यकता है? भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, ये व्यक्ति की जरूरत है। और व्यक्ति की अपनी समस्याएं भी हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो सुरक्षा है। भाई हम सुरक्षित रहें, ऐसा ना हो कि कोई आए और तलवार से गर्दन उड़ा के चला जाए, कोई गोली मार के चला जाए। तो हमारी व्यक्ति की सुरक्षा और हमारी संपत्ति की सुरक्षा, जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास धन है, वो सुरक्षित रहे। कोई आके मकान पे कब्जा ना करके चला जाए। जैसे बड़े दबंग दबंग लोग होते थे उत्तर प्रदेश में, तो हमने खूब देखा है कि बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े अपराधी थे, जिसका मकान चाहे उसका कब्जा कर लें। हाई कोर्ट के जज तक का मकान कब्जा करने पहुंच गए। ये हालत थी। क्यों? क्योंकि सरकारें उन माफियाओं को संरक्षण देती थी। लेकिन जब दूसरी सरकार आई तो दूसरी सरकार ने उन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया कि खबरदार, अपनी सीमा में रहो, अपने घर में रहो, दूसरों के घर की तरफ निगाह उठा के मत देखना, क्योंकि सुरक्षा जिम्मेदारी है। तो सरकार अच्छा काम कर सकती है तो लोगों को भोजन देगी, शिक्षा देगी, पेयजल देगी, लोगों को सुरक्षा देगी। सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो लोगों को ये सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, लोगों की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। दोनों बातें। तो जब व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की जरूरतें भी पूरी होनी जरूरी है और उनकी सुरक्षा भी होनी जरूरी है। अब अकेला, कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसका मतलब ये है कि एक अकेला व्यक्ति कई सारे लोगों से मिलकर मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति इन जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह में रहना सीख जाता है। व्यक्ति समूह में रहता है, वो अपना एक समाज बना लेता है। ग्रामीण समाज है, नगरीय समाज है ना, अलग अलग। अब चूंकि जाति धर्म में बटा हुआ है तो उस आधार पर भी समाज बन ही जाता है। तो अलग अलग तरीके से समाज बन जाते हैं। और जब ये पूरा समाज बनता है तो ये समाज मिलकर कोशिश करता है कि व्यक्ति की सारी ज़रूरतें पूरी हों और जो व्यक्ति की समस्याएं हैं उनका समाधान भी हो। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति मिलकर के जो समूह जो समाज बनाते हैं, उस समाज के सामने भी ये चुनौतियां बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के सामने तो ये चुनौती होती है कि भाई हमारे लिए पर्सनली काम कैसे हो, क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए काम होगा। लेकिन जब समाज होता है तो समाज के अधीन काम सबके लिए करना होगा। समाज के लिए काम सबके लिए करना होगा, समाज के अधीन। तो यही सारी चीज़ें समाज में भी शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि समाज भी व्यक्ति के लिए ही कार्य करेगा कि हर व्यक्ति को भोजन मिले, पेयजल मिले,
पढ़ने का अवसर मिले, बीमार हो जाए, दवाइयाँ मिलें, व्यक्ति की सुरक्षा हो और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा। और जो लोग इस सुरक्षा में विघ्न उत्पन्न करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए, उन पर कठोर नियंत्रण लगाए जाएँ। तो इस पर्पस के लिए व्यक्ति मिल कर के समाज बना लेता है। लेकिन समाज भी इन सारी चीज़ों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध करा पाने में संभव नहीं हो पाता हमेशा। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हर जगह, हर समाज, हर ज़रूरत को नहीं पूरा कर सकता। कहीं चावल उत्पादित हो रहा है, गेहूँ नहीं पैदा होता, तो दूसरी जगह से गेहूँ आ जाता है, होता है। हर जगह तो सेब की पैदावार नहीं होती, तो जहाँ-जहाँ सेब पैदा होता है, वहाँ से उन क्षेत्रों में सेब चला जाता है। हर जगह तो टमाटर और प्याज पैदा नहीं होता, जहाँ-जहाँ प्याज और टमाटर पैदा होता है, वो उन क्षेत्रों में चला जाता है, जहाँ नहीं उत्पादित हुआ। तो समाज भी अपनी ज़रूरतों को अकेले पूरा करने में सक्षम नहीं है, अकेले पूरा करने में सक्षम नहीं है। उसे दूसरे समाज की मदद लेनी ही पड़ती है, उसे दूसरे समाज का सहारा लेना ही पड़ता है, तभी वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और जब एक समाज दूसरे समाज से मिलेगा, एक समूह दूसरे समूह से मिलेगा, आपस में मिल-जुल कर कारोबार करेंगे, तो तो भी तो समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो भी तो झगड़े जन्म ले सकते हैं, संघर्ष जन्म ले सकते हैं, विवाद जन्म ले सकते हैं, संघर्ष जन्म ले सकते हैं और बहुत आगे बढ़ा तो हिंसा जन्म ले सकती है। अब इसका मतलब है कि समाज भी अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है इन सारी बातों के लिए। इसका मतलब ये है कि समाज को भी कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उस समाज को कंट्रोल करने के लिए फिर जो व्यवस्था बनाती है, व्यक्ति ही मिलकर बनाते हैं, वो सरकार है, वो गवर्नमेंट है, वो सरकार है। जैसे सरकारें कानून बनाती हैं जिससे कानून प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम बना दिया कि भई 2 पहिए पे चलना है, तो हेलमेट पहन के चलो, नहीं पहनोगे चालान कट जाएगा। ठीक है, वो बात है, लेकिन हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये गर्व रहता है कि हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप ड्राइविंग में गलती मत करो क्योंकि जानलेवा साबित होती है। लेकिन आप दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बिना गलती किए निकल जाएगा? उसने गलती कर दी तो? पीछे से टक्कर मार दिया तो? लोग सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, कार आके उन्हें रौंद देती है हाई स्पीड में, उनकी क्या गलती थी? तो टू व्हीलर्स चलाने वाले लोगों को ये सजेशन दिया जाता है, सलाह दी जाती है, कानून में प्रावधान कर दिया गया कि हेलमेट पहन के चलो। मान लो पीछे से किसी ने टक्कर मार दिया, तुम गिर गए, चोट आ गई, हाथ-पैर में कहीं भी चोट लगेगी तो ठीक हो जाएगा, सर में लग गई तो तब तो प्राण चले जाएँगे। तो सर बचे, बाकी तो डॉक्टर ठीक कर लेगा। तो अब लोगों की सुरक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी है, इसलिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने देखा कि भई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो सरकार ने हेलमेट पहनने के लिए कानून बना दिया। बोले लो अब तो पहनो, नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा, जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, दंड मिलेगा इसका मतलब है। तो जहाँ-जहाँ सरकार को लगता है कि समाज में शांति बनाए रखना है, व्यवस्था बनाए रखनी है, विवाद, संघर्ष इन सब का समाधान करना है, शांति बनाए रखनी है, व्यवस्था बनाए रखना है, लोगों के विकास के लिए काम करना है, यानी ये आवश्यकताएँ पूरी करनी है। जहाँ-जहाँ सरकार को लगता है, सरकार आवश्यकता के अनुसार कानून बना देती है।
सरकार कानून बना देती है। जैसे हमने अभी मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जाम्पल दिया, बात बड़ी सरल सी है। आप सब भी बाइक, स्कूटी यूज़ करते होंगे, आपके घर में कोई यूज़ करता होगा। तो सरकार ने ये तय किया कि लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन करके निकलें। लोग बात न माने तो उन्हें सज़ा दी जाए, पेनल्टी लगाई जाए। इसके लिए कानून बना दिया सरकार ने कि भई कानून बना दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया मोटर व्हीकल एक्ट का, मोटर वाहन अधिनियम का। बाकी आगे पढ़ेंगे हम लोग कानून कैसे बनते हैं जब अगले लेक्चर में आएँगे। अभी तो आपके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने रफ़ली देखा कि भई क्या-क्या दायरा क्लास 6 की एनसीईआरटी में कवर किया गया है। उसके आधार पर हम आपको यहाँ पर उसके आधार पर हम आपसे यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी क्लास 7th में जो-जो टॉपिक शामिल किए गए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसलिए उससे ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो क्लास 6 के दायरे से बाहर है एनसीईआरटी में। तो वरना तो इसका डिस्कशन और अच्छा-सा है और आगे है, लेकिन वो हम लोग फिर नेक्स्ट जो एनसीईआरटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सरकार इसीलिए कानून बना देती है कि भई लोग मानें, उसकी बात मानें और बात मानेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, उनकी ज़रूरतें आदि भी पूरी होती रहेंगी, तमाम सारी चीज़ें। जैसे बिजली है ना, तो लोग बिजली चोरी करते हैं, वो गलत तरीके से तार लगा लेते हैं, कटिया लगाना कहते हैं, टाँके लगाना, कटिया लगाना और उससे गलत तरीके से बिजली ले जाते हैं, बिजली खर्च कर लेते हैं, सरकार को पैसा नहीं देते हैं। तो इस तरीके का काम भी लोग करते हैं, बिजली चोरी कहते हैं इसको। तो बिजली चोरी रोकने के लिए भी कानून बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना दिया गया। वे बिजली चोरी होगी तो लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, कैसे कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार हर चीज़ सुनिश्चित करती है और सरकार इसके लिए कानून बनाती है। अब बना दिया उसने तो क्या इतना ही पर्याप्त है? नहीं, इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसे लागू भी तो करना पड़ेगा। कानून लागू करना यानी लोगों तक पहुँचाना। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि जो कानून सरकार ने बनाया, वो कानून लोगों तक पहुँचाए, तभी तो लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाएँगी। तभी तो लोगों की सुरक्षा हो पाएगी, तो कानून लोगों तक पहुँचाया जाए। और विवाद भी तो जन्म लेता है, झगड़ा भी तो जन्म लेता है, 2 लोगों के बीच झगड़ा ले लेता है, 2 समूहों के बीच झगड़ा जन्म लेता है। तो अगर ऐसे झगड़े हैं, ऐसे विवाद हैं, तो विवाद का समाधान भी हो या न्याय हो, विवाद का समाधान भी हो, न्याय हो। तो ये सारे काम, क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहनी ज़रूरी है ना, समाज में सब सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहें, शांति व्यवस्था बनी हो, सबके हित के लिए कार्य हो, यह देखने की ज़िम्मेदारी सरकार को निभानी ही पड़ेगी। और बच्चों, सरकार ये ज़िम्मेदारियाँ निभाती है। आज हमारी जो सरकार है, वो इस तरीके की सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाती है। अब सरकार ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाती है, ये सारी बातें? सरकार ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए 3 तरीके से मोटे तौर पर काम करती है। जैसे एक भारत सरकार है, एक भारत सरकार है, यानी दिल्ली में स्थित है। ये देश की सरकार है, देश की सरकार है। यहाँ द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ये लोग बैठे हुए हैं।
ये भारत की सरकार है, ये राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, ये प्रधानमंत्री हैं। कैसे आते हैं राष्ट्रपति, कैसे आते हैं प्रधानमंत्री, कौन होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इतना तो हमें पता ही है कि भाई मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इस तरीके से यही दोनों लोग मिल करके देश की सरकार चला रहे हैं। और भी लोग हैं, अकेले ये नहीं हैं, और भी लोग हैं जो मिलकर सरकार, एक संसद होती है जो कानून बनाती है, एक सर्वोच्च न्यायालय है हमारा जो न्याय देता है, ये सब भी तो है। एक आपका जो सबसे प्यारा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, यही आपकी भर्ती तो करेगा सिविल सेवाओं में। इसी की परीक्षा की तैयारी तो आप कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी तो सरकार का हिस्सा है। रेलवे है, आप चलने का काम करते हैं, इससे कहीं भी आते जाते हैं, रेलवे के माध्यम से आते जाते हैं। तेल भराना है आपकी बाइक में, स्कूटी में, तो भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर जाते हैं, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जाते हैं। कौन है? ये सब भारत सरकार की कंपनियां हैं, भारत सरकार के हिस्से हैं सब। इंडियन ऑयल, देखते हो पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप देखा है, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप देखा है, सब भारत सरकार की कंपनियां हैं। तो ये सब भारत सरकार का हिस्सा है जो पूरे देश से शासन चलाता है। किन विषयों पर चलाता है, कैसे चलाता है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी तरीके से ये तो भारत सरकार की बात हो गई। इसी तरीके से राज्यों की अपनी एक सरकार होती है। राज्य सरकार का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, ना कुछ भी लिख लो, बहुत सारे हैं, 28 राज्य हैं। केरल, 28 राज्य हैं सारे। तो आप किसी न किसी राज्य में रहते हैं, यूपी में रहते होंगे, बिहार के रहने वाले होंगे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले होंगे, कहीं न कहीं के रहने वाले होंगे आप। किसी न किसी राज्य में रहते होंगे। आप जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य की अपनी एक सरकार है, और उस राज्य की सरकार कौन चलाता है? मुख्यमंत्री चलाता है। वहाँ राज्यपाल होता है एक। मुख्यमंत्री होता है। जैसे सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश में सबसे लोकप्रिय हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, स्टालिन तमिलनाडु में है, ना, इत्यादि। तो इस तरीके से अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्री भी होते हैं और एक राज्यपाल भी होता है, और ये दोनों मिलकर के राज्य की सरकारें चलाते हैं। विषय बांट लिया जाता है, किस विषय पर भारत सरकार काम करेगी। जैसे रेलवे भारत सरकार चलाएगी, लेकिन बस राज्य सरकारें चलाएंगी। तो जो बस है वो राज्य सरकारों के जिम्मे है, और जो रेल है वो भारत सरकार के जिम्मे है। ऐसे ऐसे विषय बांट लेते हैं, आपस में बांट लिया गया। जो सेना है हमारी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये भारत सरकार के पास रहेगी, भारत सरकार कंट्रोल करेगी। और जो पुलिस है, दरोगा, पुलिस अधीक्षक, डिप्टी एसपी, थानाध्यक्ष, जो पुलिस है, पुलिस राज्य सरकार के कंट्रोल में रहेगी। ऐसे विषय बांट लिए गए आपस में, और ऐसे विषय बांट करके, जिससे आपस में झगड़ा ना हो, तो कुछ विषय पर भारत सरकार अपनी भूमिका निभाती है, कुछ विषय पर राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाती है, और इस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके पूरे देश का शासन संभालते हैं।
अपनी क्योंकि भाई देश बड़ा है, 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंचने वाली है, अभी तो नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छी बात है देर में पहुंचे, लेकिन लगता नहीं कि देर में पहुंचेंगे, कि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है, बहुत तेज़ बढ़ी है हमारे देश की पॉपुलेशन, विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जब इतने लोग हैं, तो इतने लोगों के लिए केवल 1-2 सरकार से काम नहीं चलेगा। कई सारी सरकारें बनानी पड़ेंगी, कई लेवल की सरकारें बनानी पड़ेंगी और काम करनी पड़ेंगी, जिससे कि अ, लोगों के हित के लिए काम हो। अब सरकार बने कैसे सवाल है, चाहे भारत की हो, राज्य की हो। एक तो पुराना तरीका ये था कि भई राजा कहीं का शासक होता था, राजशाही होती थी। पढ़ते हैं हम लोग, राजाओं का शासन होता था, राजा मुखिया होता था। जैसे अपने यहाँ भी पहले राजा थे, अशोक, जिनके जो हमारे भारत सरकार का चिन्ह भी है, अशोक स्तंभ कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ना बड़े-बड़े प्रतापी राजा थे हमारे यहाँ। महाराणा प्रताप, वीर योद्धा। एक तो राजाओं का शासन होता था पहले, लेकिन ये एक एक किस्म की सरकार ये थी। लेकिन समय बदल गया, समय बदल गया, तो जो आधुनिक तरीका है सरकार चुनने का, वो लोग मिलकर खुद अपने लिए सरकार चुनते हैं। जो राजा होता है वो तो एक ही परिवार का व्यक्ति होता है, एक ही परिवार का व्यक्ति होता है। उसी जब उस राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसी परिवार का अगला व्यक्ति, उसको उत्तराधिकारी कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं। तो वो उत्तराधिकारी फिर राजा बन जाएगा, यानी एक ही परिवार के पास सत्ता रहेगी। लेकिन अब चूंकि हम लोग समझदारी के क्रम में आगे बढ़े हैं, तो समझदारी ये कहती है कि भाई एक ही परिवार के पास सत्ता क्यों, एक ही परिवार को ये मौका क्यों? मौका तो सबको मिलना चाहिए राजा बनने का, यानी सरकार बनाने और चलाने का। और जब मौका सबको मिलना चाहिए सरकार बनाने और चलाने का, तो सरकार कैसे बनाई और चलाई जाएगी? चुनाव के द्वारा। तो जो आधुनिक सरकारें हैं, चुनाव द्वारा निर्मित होती हैं। हालांकि आप कहेंगे हर जगह तो नहीं होता। एक नॉर्थ कोरिया नाम का देश है, किम जोंग वहाँ का मुखिया है। वो तो परिवार का ही एक ही परिवार का व्यक्ति है, वहाँ तो राजशाही है। और भी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे बगल में म्यांमार है, वहाँ सेना का शासन है, सेना शासन चला रही है वर्तमान समय में। चीन है बगल में अपने, वहाँ तो एक दल ही सरकार चलाता है, एक दल की तानाशाही है। इन सब देशों में चुनाव का तो कोई फिर मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान में क्या है पता नहीं क्या उसी में गड्ढे-मड्ढे करते रहते हैं। तो जो अलग-अलग देश हैं, हम ये विरोध में तर्क रख सकते हैं कि भई आधुनिक सरकारें तो चुनाव के द्वारा निर्मित होती हैं, लेकिन हमने जो ये एग्ज़ाम्पल दिए अभी, यहाँ तो चुनाव होता ही नहीं है, यहाँ तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इन्हें आधुनिक सरकारें भी नहीं कहते, आधुनिक सरकारें भी नहीं कहते। आधुनिक सरकार उसे ही कहते हैं जहाँ चुनाव हो और चुनाव के द्वारा लोग सरकार चुने। चुनाव का मतलब है कि लोग वोट डालते हैं, लोगों द्वारा वोटिंग होती है और लोग वोट डाल करके सरकार चुनते हैं। जैसे भारत की सरकार बनाने के लिए 2024 में अभी चुनाव हुए, आप लोगों ने देखा होगा। लोकसभा का चुनाव कहते हैं उसे, क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम है कि लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा। लोकसभा के चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को
सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और कम से कम आधे से ज़्यादा एक सीटें मिल जाएंगी, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री चुना जाएगा, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए कहा जाएगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है और हमारे यहाँ ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहते हैं लोकतंत्र। इसको कहते हैं लोकतंत्र। तो जो आधुनिक सरकारें होती, हम उनको लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं। ये आधुनिक सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपने पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि सरकार किस लिए बनाते हैं? सरकार बनाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब उपलब्धता हो और हमारी सुरक्षा हो। तो हम जब वोट दे कर के सरकार चुनते हैं, तो हम अपनी पसंद का व्यक्ति चुनते हैं कि हमारे लिए ये सारे काम कौन करेगा? हमारे लिए ये सारे काम कौन करेगा? हमारी पसंद का व्यक्ति करेगा। तो हमारी पसंद का व्यक्ति करेगा, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को जब डिफ़ाइन करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। डेमोक्रेसी कहते हैं और भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं समय-समय पर और कोई भी सरकार जो चुनी जाती है वो हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे राजशाही में तो जो राजा होता है वो हमेशा का राजा होता है। जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, वो गद्दी पर बना रहेगा। लेकिन जहाँ लोकतंत्र होता है, वहाँ लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार होता है। जब लोग अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं तो हमेशा के लिए नहीं चुनते। एक निश्चित अवधि के लिए चुनते हैं। अलग-अलग देशों में उसकी अवधि अलग-अलग होती है। हमारे यहाँ 5 साल होती है, लेकिन अलग-अलग देशों में अलग-अलग अवधि होती है। हालाँकि हमारे यहाँ सरकार की अवधि नहीं होती। हमारे यहाँ विधायिका की अवधि होती है, उससे सरकार की अवधि तय होती है और टेक्निकल चीज़ें आगे बताएँगे। अभी केवल इतना समझिए। तो इस तरीके से आधुनिक सरकारें लोकतांत्रिक सरकारों के रूप में निर्मित की जाती हैं और लोकतंत्र को ही आधुनिक सरकार का दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। क्योंकि लोगों के द्वारा निर्मित हो रही है, लोग वोटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुमत से चुनी गई सरकार होती है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अब लोग कैसे चुनेंगे? क्योंकि सब तो अलग-अलग राय देंगे। तो इसका मतलब है कि बहुमत द्वारा चुनी गई सरकार होगी। जिसके पक्ष में आधे से ज़्यादा लोग होंगे, उसकी सरकार बनेगी। बहुमत का मतलब तो यही हुआ। आप मान लो परिवार में 10 लोग हैं, हमने कहा भई बहुमत से निर्णय ले लो इस विषय पर। तो बहुमत से निर्णय लेने का मतलब है कि 10 का आधा हो गया 5, तो एक आदमी जिसके फ़ेवर में हो जाएगा, यानी कम से कम 6 लोग मिल कर के जो निर्णय लेना चाहेंगे वो ले लेंगे। तो हम कहेंगे बहुमत से निर्णय हो गया। और अगर 10 के 10 सारे मिल कर के एक निर्णय ले लें, तो हम कहते हैं सर्वसम्मति से निर्णय हो गया। सबकी कंसेंट से निर्णय हो गया, कंसेंट ऑफ ऑल। और जब आधे से ज़्यादा लोग मिलकर के निर्णय ले लें, तो हम कहते हैं मेजॉरिटी से डिसीज़न लिया गया है, बहुमत से निर्णय लिया गया है, मेजॉरिटी है। तो इस तरीके से ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बनाता है, दर्शाता है और बहुमत के आधार पर सरकार चुनी जाती है, लोकतांत्रिक सरकार। अब हमने बताया कि देखो बाकी कैसे सरकार बनाते हैं, चलाते हैं। मैंने देखा है कि बेसिक्स की एनसीईआरटी में केवल इतने तक ही है, इसलिए हम उससे ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी की डिटेल कर रहे हैं। तो 6 की एनसीईआरटी में जो दायरा कवर किया गया है वही कवर कर रहे हैं, वरना तो डेमोक्रेसी पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे कम से कम लगेंगे डेमोक्रेसी पढ़ाने में अच्छे से। आधे 1 घंटे में डेमोक्रेसी हम लोग समझते हैं विस्तार में।
सरकार समझते हैं, लेकिन अब यहाँ वो ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए केवल 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। अब जब हम लोग भारत सरकार और राज्य की सरकार की बात करते हैं, तो सरकार का एक तीसरा स्तर भी होता है, जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं, जिसमें गाँव की सरकार होती है, शहर की सरकार होती है। गाँव में आप रहते हैं, तो वहाँ आपके आस-पास पंचायत होगी। अगर आप शहरों में रहते हैं, तो आपके आस-पास नगर पालिका होगी। ये होगा। इसका मतलब है कि अ, भारत की सरकार हो गई, राज्यों की सरकार हो गई। लेकिन सरकार का एक तीसरा स्तर भी निर्मित होता है, और जो सरकार का तीसरा स्तर निर्मित होता है, वो होता है स्थानीय सरकार, जैसे गाँव की सरकार है। ये देखो, ये ग्रामीण है, ये ग्राम सभा है, ये गाँव की ग्राम सभा है। और ये गाँव की आजीविका है, खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ये है ग्रामीण शासन। ग्रामीण क्षेत्र। अब आपके क्लास 6 में गाँव की सरकार और गाँव का प्रशासन और गाँव की आजीविका, शहर का प्रशासन और शहर की आजीविका शामिल किया गया है। तो इन दोनों को एक साथ कवर करके हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देखो, गाँव का चित्र दर्शाया गया है। ये है कृषि, धान की रुपाई हो रही है, धान का रोपण किया जा रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर कृषि प्रधान क्षेत्र होता है। तो हम गाँव में रहते हैं, गाँव में भी तो सड़कें चाहिए। गाँव में की जो खेती आदि की व्यवस्था है, उसके लिए समय पर बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। ट्यूबवेल लगे हैं तो सिंचाई के लिए बिजली चाहिए। गाँव में नॉर्मली बिजली की सप्लाई थोड़ी कम होती है, कम रहती है। तो ये सारे संसाधन चाहिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में। तो गाँव के लोगों की भी अपनी समस्याएँ हैं। भोजन, पेयजल ये सब समस्याएँ तो कॉमन है, गाँव शहर सबकी कॉमन है। लेकिन गाँव की अपनी कुछ अलग समस्याएँ हैं, जैसे खेती। शहर में नहीं होती खेती। शहर में खेती करना है तो एक गमले में कर लो अपने मकान में, और क्या करोगे? एक गमला रख कर के उसमें खेती कर लो, इससे ज़्यादा क्या करोगे? लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपको एक वक़्त का भी भोजन नहीं मिलेगा उस गमले में। भोजन तो आपको तभी मिलेगा जब बड़े-बड़े खेतों में खेती होगी तो। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका है वो अलग है। खेती होती है वहाँ, ज़्यादातर कृषि है। शहरों में नहीं होती खेती। शहर में उद्योग होते हैं, सर्विस सेक्टर होता है। इसलिए जो गाँव की समस्याएँ हैं और गाँव का वातावरण है, वो शहर की समस्याओं और शहर के वातावरण से अलग होता है। इसीलिए गाँव का जो प्रशासन है, वो शहर के प्रशासन से थोड़ा भिन्न होता है। तो गाँव का जो प्रशासन है, वो शहर के प्रशासन से भिन्न कैसे होता है? ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की ज़रूरतें, लोगों की आवश्यकताएँ, ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका का मुख्य स्रोत है लोगों के लिए, आजीविका, लिवलीहुड, यानी कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे गुज़र-बसर होगी, परिवार कैसे चलेगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो आजीविका का मुख्य स्रोत है कृषि, पशुपालन, यही सारी चीज़ें हैं। डेयरी, भई पशु पालते हैं तो उनसे दूध, गाय, भैंस इन सब के दूध का विक्रय होता है। मत्स्यन, मछली पालन, समुद्री इलाके में अगर चले जाएँ तो, समुद्री इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ मछली पालन होता है। सी फूड होता है वहाँ पर प्रमुख रूप से। बाकी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर अन्य सारी चीज़ें हैं। और कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग जिन्हें कहते हैं।
कॉटेज इंडस्ट्री जिन्हें कहते हैं। कुटीर उद्योग कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, खेती से जुड़ी हुई चीजें। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर होते हैं, आजीविका के साधन होते हैं। यानी अगर हमें गांव में देखना है कि लोगों की कमाई कैसे होती है, आजीविका का मतलब कमाई कैसे होती है, कैसे लोग इनकम करते हैं वहाँ पर, क्योंकि जीवन चलाने के लिए इनकम ज़रूरी है। इसी इनकम के लिए आप यहाँ तक भागे दौड़े चले आए हो कि आपको पढ़ाई करनी है, नौकरी पाना है, आईएएस बनना है, क्योंकि सबसे अच्छा इनकम का ज़रिया है ये। मतलब बड़े अच्छे-अच्छे पद मिलते हैं, बड़े अधिकार मिलते हैं, तमाम सारी बातें हैं। देश में ऊँचे-ऊँचे पदों पर रहने का मौका मिलता है। विदेशों में भी भारत को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिलता है, जैसे एस जयशंकर। इसलिए आपके लिए आजीविका का आकर्षक स्रोत ये है, नौकरी है, आप यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और इससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं, वो आजीविका के सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं और उनकी आजीविका इसी पर निर्भर करती है। इसीलिए सरकारें कृषि को प्रमोट करती हैं। बीज, उर्वरक, इन सिंचाई, इन सब पर सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है, जिससे जो ग्रामीण किसान हैं, उन्हें अनाज बोने में, उत्पादित करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। वरना उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खेती में पैसा बहुत लगता है। वे बीज बोने हैं, उर्वरक डालना है, कीड़े लग जाते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करना है। फसलों की बुआई, कटाई ये सब बड़ा मेहनत का काम है और बड़े पैसे का काम है। फिर जब अनाज उत्पादित हो गया, तो उत्पादित होने के बाद भी उसे अ, उसका उचित मूल्य मिल जाए, ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। तो ये सब किसानों की अपनी समस्याएँ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी समस्याएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बहुत अच्छी नहीं होती नॉर्मली, अब तो बना दी गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई गई हैं, खड़ंजे बिछाए गए हैं। पहले नहीं हुआ करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कें नहीं होती थीं। जो शहरी संरचनाएँ हैं, वो नहीं होती ग्रामीण क्षेत्रों में। बहुत आधुनिक स्कूल नहीं होते, बहुत आधुनिक अस्पताल नहीं होते ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं। आधुनिक स्कूल, आधुनिक अस्पताल इस तरीके की चीज़ें। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो अ, का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कहते हैं वो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। भई खेती करेंगे तो खेती से कितना कमाएँगे? खेती से पहले अपने परिवार के लिए भी तो अनाज रखेंगे, फिर बेचेंगे, उससे इनकम होगी। तो खेती से उन्हीं को इनकम ज़्यादा हो सकती है जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत हों, जोत की मात्रा बड़ी हो, पशु बहुत ज़्यादा हों, तो डेयरी से उन्हें मिलेगा। तो इस तरीके से सबके पास ग्रामीण क्षेत्रों में आय के बहुत अच्छे अवसर नहीं होते, जबकि शहरी क्षेत्रों में आय और आजीविका के अवसर ज़्यादा अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं? शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ बिल्कुल डिफरेंट हैं और उनका समाधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत बनाई जाती है। गाँव में पंचायत होती है। ये गाँव के लोग होते हैं, निर्वाचित सरकार है ये। गाँव की निर्वाचित सरकार है। गाँव की निर्वाचित सरकार का मतलब है गाँव के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है।
गांव के लोग मिल करके अपने लिए सरकार चुनते हैं, गांव की सरकार, जिसमें गांव की सरकार का जो मुखिया होता है उसको ग्राम प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं। अलग अलग जगहों पर नाम उसके अलग अलग होते हैं। इसका जो मुखिया होगा, सरपंच कहलाएगा या प्रधान कहलाएगा। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य की जो भाषा आदि है सब अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होंगे इसके। ग्राम प्रधान होगा या सरपंच होगा, ये सब मिल करके ये गांव की निर्वाचित सरकार होते हैं, गांव की चुनी गई सरकार होती। वैसे ही गांव के लोग वोट डालेंगे। और आजकल देखो वोट के लिए कितना ज़्यादा विवाद है इस समय। एसआईआर नाम सुना है? एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये मतदाता सूची को रिव्यू करने का तरीका है कि भाई 18 साल के जो लोग वो हो जाते हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। जो वोट देने की मिनिमम एज है वो 18 साल है, 18 ईयर्स है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, भारत के संविधान में लिखा है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस बात की। तो 18 साल की उम्र पर लोगों को वोट देने का हक मिलता है, वोट देने का अधिकार मिलता है। तो अब आदमी वोट कैसे देता है? इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। कौन तैयार कराता है? चुनाव आयोग होता है एक देश में। राज्यों के लिए एक अलग होता है जो पंचायत और नगर पालिका के कराता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि जितने भी लोग 18 साल की उम्र के हो गए हैं उनका नाम इसमें शामिल किया जाए। जो जहाँ रहता है उसका नाम वहीं शामिल होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहते हो तो वहीं वोट दे सकोगे। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में ही वोट दे सकता हूँ, बाकी मैं बाहर वोट नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये है कि वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं। आज आप गांव में रह रहे हैं, कल आपको नौकरी मिल गई, आप चले गए, या कहीं व्यापार कारोबार करने चले गए, दूसरी जगह पढ़ने चले गए, कहीं दूसरी जगह 4 साल के लिए। लोग तो आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट अपडेट करनी पड़ती। जो नए लोग वहाँ 18 साल के हुए हैं उनका नाम जोड़ना पड़ता है। जो लोग उस क्षेत्र से चले गए हैं उनका नाम वहाँ से हटाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है समय के साथ, उनका भी नाम हटाना पड़ता है। ये सब काम करना पड़ता है। इसको अपडेशन कहते हैं कि भाई इसको अपडेट किया जा रहा है, रिवाइज़ की जा रही है, वोटर लिस्ट रिवीजन कहते हैं। इस समय चुनाव आयोग बहुत विशेष तरीके से वोटर लिस्ट को अपडेट करा रहा है, उसको रिवाइज़ करा रहा है, जिसको लेकर के राज्यों में कुछ राज्यों में मतभेद हैं। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, और भी लोगों ने मुकदमा दायर किया कि भई क्यों रिवाइज़ करा रहे हो इस तरीके से? क्योंकि रिवाइज़ करने में जो एक्चुअल डेटा है वो सामने आ जाएगा। भई जो लोग मर चुके हैं उनका नाम क्यों रहे? क्योंकि उनका नाम रहेगा तो उनके नाम पर फर्जी वोटिंग हो सकती है, इसलिए उनका नाम बाहर हो जाना चाहिए। जो उस क्षेत्र में नहीं रहते, उनका भी नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके नाम पर भी फर्जी वोटिंग हो सकती है। तो जो जहाँ रहता है, केवल उसी का नाम वोटर लिस्ट में हो। ऐसे ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं चुनाव आयोग की, चुनाव से पहले। तो चुनाव आयोग के ही ऊपर ये दारोमदार है कि वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, क्योंकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, ये लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। क्योंकि तभी तो लोकतंत्र सजीव होगा और सही होगा, वरना तो लोग फ्रॉड से जीत जाएंगे, गलत वोट पा करके जीत जाएंगे, और ये तो अच्छी बात नहीं होगी। लोग सही वोट पा करके जीते, ये देखना जरूरी, ये सुनिश्चित करना जरूरी। तो चुनाव आयोग ये सारी जिम्मेदारियां इस बारे में निभाता है। अब
गांव में एक ग्राम सभा भी बनाई जाती है। गांव में एक ग्राम सभा भी बनाई जाती है। ये देखो, ये जो चित्र है, ये ग्राम सभा का ही चित्र है। ये क्या है इसमें? इसमें देखो, गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं, पुरुष स्त्री सारे लोग बैठे हुए हैं। बच्चे नहीं आ सकते क्योंकि 18 साल का होना जरूरी है। और एक आदमी, बाकी तो ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है, गाय बंधी है, मकान बने हैं। एक आदमी हाथ में पेपर लेकर के कुछ पढ़ रहा है। यही तो है। तो ये ग्राम सभा है। क्या होती है ग्राम सभा? ग्राम सभा गांव के लोगों का समूह है, या ऐसे लिख लें, गांव के उन लोगों का समूह है, गांव के उन लोगों का समूह है, समूह जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो एक तो अभी देखो, हमने पंचायत पढ़ा। पंचायत क्या है? पंचायत गांव में गांव के लोगों के लिए काम करती है। खड़ंजा बिछाना, नाली बनवाना, साफ सफाई करवाना, ये सारे काम पंचायत करती है। सरकार है, हमने बताया, गांव की सरकार है। ये जो पंचायत है, ये पंचायत गांव की सरकार है। गांव की सरकार है, तो ये सारे काम पंचायत करेगी। लेकिन जो ग्राम सभा है, ये क्या है? ये सरकार नहीं है। ये गांव की सरकार नहीं है। ये क्या है? ये गांव के लोगों का समूह है। लेकिन गांव के उन लोगों का समूह है जिनकी मिनिमम एज 18 साल है। न्यूनतम आयु जिनकी 18 वर्ष है, उन लोगों का समूह है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा करेगी क्या फिर? अब ग्राम सभा का जो मुख्य कार्य है, वो पंचायत पर निगरानी करना है। अभी हमने देखा चित्र में कि एक आदमी पेपर लिए पढ़ रहा है, कुछ हाथ में एक कागज़ लिए पढ़ रहा है, बाकी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। क्या बता रहा है वो आदमी? वो आदमी बता रहा है कि देखो, पंचायत ने ये काम किया है, सड़क बनाई है, नाली बनाई है। अब जिसके जिसके इलाके में बनी है सड़क और नाली, बताओ ठीक से बनी कि नहीं बनी? जो ठेकेदार ने काम किया, वो सही तरीके से काम किया कि नहीं किया? अच्छा बताओ, किसके सड़क इन गांव के इन परिवार के घर के सामने बन गई? बताओ, परिवार के सारे लोग हैं, किसके घर के सामने बन गई, नहीं बन गई? तो सब आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं गांव के सारे मुद्दों पर कि भाई, सड़क बननी थी, हमारे इलाके में बनी? हमने कहा हाँ, बन गई। उसने कहा, अरे मेरे इलाके में तो नहीं बनी। तो तुरंत पूछा गया ग्राम प्रधान से कि भाई ये बताओ, सड़क कहाँ तक बननी थी? तो बोले, नहीं, सड़क तो हर जगह बननी थी। आदमी ने कहा, मेरे इलाके में तो नहीं बनी। ठेकेदार बिना काम किए भाग गया। तो ग्राम सभा में चूंकि गांव के सभी लोग हैं, 18 साल से उम्र के लोग, तो वो ग्राम प्रधान पर दबाव बनाएंगे कि देखो, ये तो गलत बात है। ये कौन सी बात है? जब सड़क बनी तो सबके घर के सामने बननी चाहिए थी। कुछ लोगों के घर के सामने सड़क बनने से रुक क्यों गई? क्या कारण है बताओ? कारण बताओ। तो ग्राम सभा सवाल पूछेगी ग्राम प्रधान से कि बताओ, कारण बताओ, क्यों नहीं बनी? अब अगर किसी गलत कारण से नहीं बनी है, तो इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत पर, जो ग्राम प्रधान है, उस पर दबाव बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? गांव के सारे लोग मिलकर बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएगी। ग्राम सभा क्या है? गांव के लोगों का समूह है, मतदाताओं का समूह है, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का समूह है। तो ये क्या करेगी? ये पंचायत की निगरानी करेगी।
ग्राम सभा पंचायत की निगरानी करेगी और पंचायत की निगरानी करके ये सुनिश्चित करेगी कि पंचायत सही तरीके से काम करे। और अगर किसी के इलाके में नाली नहीं बनी, किसी के इलाके में सड़क नहीं बनी, तो ये सारी छोटी-छोटी बातें, अ, स्कूल है, गाँव का स्कूल है, वहाँ पर टीचर नहीं आता, वहाँ प्रिंसिपल नहीं है, या वहाँ बच्चों को दोपहर में भोजन नहीं मिल रहा है, मिड डे मील की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये तमाम समस्याएँ हैं गाँव की। तो गाँव की इन समस्याओं को गाँव के लोग किसके सामने उठाएँगे? तो एक आदमी उठाएगा तो सुनी नहीं जाएगी। तो गाँव के सारे लोग जिनकी उम्र 18 साल है, गाँव के सारे लोग जिनकी उम्र 18 साल है, वो लोग मिल के उठाएँगे। 18 साल तक के लोग क्या करेंगे? पढ़ें, अभी वो पढ़ें-लिखें। और 18 साल से ऊपर के लोग जो पढ़ लिख चुके हैं, वो सब मिल कर के एक साथ बैठें और वो सारी समस्या एक साथ उठाएँ। पंचायत के सामने उठाएँ, यानी ग्राम प्रधान के सामने उठाएँ और पूछें कि भाई बताओ कब करोगे? क्यों नहीं किया? लूट लिया क्या पैसा? चोरी कर लिया क्या पैसा? निगल गए क्या? भ्रष्टाचार हो गया क्या? रिश्वतखोरी हो गई क्या? कौन है ठेकेदार? बुलाओ ज़रा उसको, पूछें, कहाँ लेकर लूट के पैसा भाग गया? तो जब लोग आपस में मिलकर, गाँव के लोग मिल कर के आपस में इस तरीके से काम करेंगे, सबके ऊपर दबाव रहता है। ग्राम पंचायत के ऊपर दबाव रहेगा, प्रधान के ऊपर दबाव रहेगा, ठेकेदार के ऊपर दबाव रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों के लिए जो सेवाएँ बताई गई हैं वो समय से मिल जाएँगी। तो ये एक तरीके से कहें तो गुणवत्ता लाता है। गाँव के शासन में गुणवत्ता लाएगा। लेकिन अब ये सब तब होगा जब गाँव के लोग इतनी सक्रिय भागीदारी निभाएँगे, तब होगा। जब गाँव के लोग इतनी सक्रिय भागीदारी नहीं निभाएँगे तो नहीं होगा, तब नहीं होगा। सक्रिय भागीदारी निभाने पर ही होगा। तो इसीलिए हमने शुरू में लिखा था, जन जागरूकता का अभाव चुनौती होती है। लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, यानी समझदार बनना पड़ेगा और समझदार होंगे तो हिस्सेदार बनेंगे, फिर भागीदार बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझदारी दिखाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सेदारी निभाएँगे, तो हमेशा शासन अच्छा होगा, शासन की गुणवत्ता अच्छी हो और पंचायत अच्छे से काम करेगी। ये तो गाँव की शहर हो गई। अब इसी तरीके से नगर का शहर है। देखो ये नगरीय क्षेत्र है, आपकी बुक में दिया गया है, और ये नगरीय क्षेत्र में रोज़गार है, कि भाई कंप्यूटर पर काम हो रहा है नगरीय क्षेत्र में। तो ये नगरीय प्रशासन को दर्शाता है ये। नगरीय प्रशासन, ये नगरीय आजीविका है। नगरीय प्रशासन, नगरीय आजीविका। अब जो नगर का क्षेत्र होता है, नगर की कुछ कुछ समस्याएँ, तो लोग हैं तो समस्याएँ तो कुछ तो कॉमन होंगी, भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो कॉमन होंगी, लेकिन बाकी ज़रूरतें भी भिन्न हो जाती हैं। और नगरीय क्षेत्र अलग हैं, तो वहाँ जो नगरीय क्षेत्र की आजीविका है, वो आजीविका भी अलग हो जाती है। नगरीय क्षेत्र में आजीविका, आजीविका यानी कमाने के साधन, नौकरी के साधन, कमाने के साधन। तो कमाने के साधन यहाँ क्या हो जाते हैं? यहाँ हो जाते हैं गैर कृषि कार्य, जैसे उद्योग, नौकरियाँ। बहुत सारे क्षेत्रों में नौकरियाँ होती हैं। जैसे लोग, उद्योगों में नौकरियां हैं, सॉफ्टवेयर में नौकरियां हैं, सॉफ्टवेयर फर्म में नौकरियां हैं। तो तरह तरह की नौकरियां होती हैं, नौकरियों के ऑफर बहुत होते हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं। स्व उद्योग गांव में भी होता है, लेकिन शहरों में बहुत होता है, इनकी अधिकता होती है। स्व उद्योग की अधिकता का मतलब है
कि भाई कोई मिठाई की दुकान किसी ने खोल लिया, किसी ने नाई की दुकान खोल लिया, किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, किसी ने इलेक्ट्रिक सामान की दुकान खोल ली, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान खोल ली, और ज़्यादा पैसा है तो किसी ने इन सब के शोरूम खोल लिए। बड़ी-बड़ी मिठाइयों के शोरूम हैं बड़े-बड़े शहरों में। अम, बाल बनवाने के लिए बड़े-बड़े पार्लर हैं, हज़ारों रुपए लेते हैं। तो पैसे के हिसाब से है शहरों में, चूँकि शहरों में पैसा ज़्यादा गतिशील है, ज़्यादा डायनामिक है, ज़्यादा इनकम आती जाती है, तो उसी हिसाब से स्व उद्योग जो हैं वहाँ पर वो खूब फलते-फूलते हैं, हर तरीके के। जिनके पास इतना नहीं पैसा है कि वो दुकान खरीद करके कर सकें, वो रेहड़ियाँ लगाते हैं, सड़क के किनारे, जिनको स्ट्रीट फूड कहते हैं। स्ट्रीट फूड की मार्केट होती है, बाकी स्ट्रीट मार्केट होती है। सड़क के किनारे के फूड होते हैं, कोई चाट की दुकान किसी ने लगाया है, कोई चाउमीन बना रहा है, कोई मोमोज़ बना रहा है ना? सड़क के किनारे खड़े होकर के, और लोग लाइन लगाए खड़े हैं, खा रहे हैं। स्ट्रीट मार्केट है, सड़कों के किनारे मार्केट लगा दी गई, फुटपाथ की मार्केट है। उन पे कहीं कपड़े बिक रहे हैं, कहीं कोई सामान हाउस होल्ड का बिक रहा है, कहीं कुछ भी। तो इस तरीके से स्ट्रीट मार्केट भी लगती हैं। तो शहरों में जो कमाने के साधन हैं, गाँव में कमाने के साधन की तुलना में ज़्यादा हैं। शहरों में जो कमाने के साधन हैं, उनमें खेती की तुलना में कम मेहनत है। खेती में बहुत मेहनत है। शहरों में रोज़ का रोज़ है, रोज़ खाना, रोज़ कमाना, रोज़ खाना, रोज़ कमाना। इस तरीके से भी लोगों की आजीविका गुज़र जाती है, चल जाती है। और चूँकि शहरों में लोगों की संख्या ज़्यादा है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, पैसा देने की क्षमता है, इसलिए आय अधिक होती है। अधिक आय होती है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। क्यों? क्योंकि आय के स्रोत अधिक हैं, बड़े आकर्षक हैं, आधुनिक हैं, इसलिए अधिक आय हो जाती है। तो ये आजीविका का स्रोत बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में। लेकिन अब नगरीय क्षेत्रों की अलग समस्या हो जाती है, क्योंकि गाँव से लोग शहर में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ आय के अधिक साधन हैं, गाँव में नहीं है। गाँव में खेती पर आधारित ही है, और खेती का दायरा बड़ा सीमित होता है। शहर में तो बड़े डायनेमिक सोर्स होते हैं, इसलिए लोग गाँव से शहर में पलायन कर जाते हैं। जब शहर में आते हैं तो यहाँ जनघनत्व तो बढ़ जाता है, यानी लोगों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि शहर का एरिया तो कम है, लोग आते जा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाती है, उससे तरह-तरह की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। ट्रैफ़िक की समस्या हो जाती है, सड़कों पर जाम लग जाते हैं, शहरों में भीड़ बहुत हो जाती है, साफ-सफाई की समस्या हो जाती है, कूड़े का प्रबंध, गंदगी, ये सब सारी समस्याएँ हो जाती हैं। तो शहरों की समस्याएँ फिर अलग हो जाती हैं एकदम। फिर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो शहरों में स्थानीय सरकार होती है, वो नगर पालिकाएँ होती हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं। नगरीय शासन या नगरीय सरकार। नगर की सरकार है ये। ये नगर की सरकार है। हर नगर में नगर पालिका होगी। दिल्ली है, यहाँ भी नगर पालिका है, इसको नगर निगम कहते हैं। वो आज आगे बताएँगे। लेकिन है, नगर पालिका हर जगह है। आप जिस शहर में रहते हैं, अगर शहर में रहते हैं तो नगर पालिका है, गाँव में रहते हैं तो पंचायत है। तो अब जितने भी काम हैं, हमने बताया अभी कि भई साफ-सफाई है, कूड़े का प्रबंध है, बहुत कूड़ा होता है, ज़रूरत है उसकी, सड़कों की सफाई है, सड़कों की मरम्मत है,
या सड़कों की सफाई है, स्कूल है, अस्पताल है, इत्यादि। ये सब देखना नगर पालिका की ज़िम्मेदारी होती है। नालियों की सफाई है, सब देखना नगर पालिका की ज़िम्मेदारी होती है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई कुत्तों को लेकर के बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि कुत्तों की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा था। डॉग बाइटिंग के लोग शिकार हो रहे थे और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो लोगों पर हमला कर देते थे। बच्चों को मार दिया, बुज़ुर्ग को मार दिया और बड़े लोगों पर भी हमला कर दिया, घायल कर दिया। क्योंकि कुत्ते का काटना तो बड़ा नुकसानदेह है ना। एक बार अगर कुत्ते ने काट लिया तो फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं एक निश्चित अवधि पर। पहले तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, तो अब भी इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। उनका एक नियमित अंतराल होता है उस पर। और ये भी निगरानी रखनी होती है कि कुत्ता उस दौरान पागल ना होने पाए या मरने ना पाए, वरना फिर आदमी की डेथ हो जाती है या आदमी पागल हो जाता है। उसको कहते हैं रेबीज़ का संक्रमण होता है। कुत्ते के जो लार होती है उसमें रेबीज़ के वायरस पाए जाते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति की बॉडी में रेबीज़ का वायरस एक बार फैल गया, तो आज की दुनिया चाँद और मंगल पर पहुँच गई है, लेकिन रेबीज़ वायरस का इलाज नहीं है, आज तक नहीं। डेथ निश्चित है, डेथ निश्चित है, कोई उपचार नहीं। इतनी तरक्की के बावजूद भी कोई उपचार नहीं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि एक बच्चा तो तड़प-तड़प के मर गया माँ-बाप के सामने, छोटा बच्चा, कुत्ते ने काट लिया, रेबीज़ का संक्रमण हो गया। तो बहुत बुरी मौत होती, दर्दनाक मौत, तड़प-तड़प कर बच्चे ने जान दे दी। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला तो सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया। कर क्या रही हैं सरकारें? कुत्तों को पकड़ो, वैक्सीनेशन कराओ, नहीं तो कुत्तों को एक जगह रखो, कुछ तो करो भई, कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो सारे के सारे लोग। ज़िम्मेदारी किसकी है? म्युनिसिपैलिटीज़ की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतों गाँव में पंचायतों की ज़िम्मेदारी है, शहरों में म्युनिसिपैलिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। गाँव में जो गाँव के कुत्ते हैं वो नहीं उतने हिंसक होते। लेकिन शहरों के कुत्ते बड़े हिंसक होते हैं, क्योंकि वो कुत्तों का नेचुरल हैबिटेट तो है नहीं, लेकिन अब शहर में रहते हैं कंक्रीट के जंगल में, तो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं तो कंक्रीट जैसे हो जाते हैं। उनके मनोविज्ञान में विकार आ जाता है, कुत्तों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो देख कर के झपटते हैं, काटते हैं, तमाम सारी चीज़ें लोगों के लिए खतरा है। सारा काम कौन करेगा बच्चों? सारा काम नगर पालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सारा काम करने के लिए कुत्तों के लिए, भई कुत्तों से लोगों को बचाओ, ये तो गलत बात है कि हम लोगों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदारी नगर पालिकाओं की है। तो इस तरीके से ये अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं हमारे अ, समाज में, और कैसे पूरे समाज को व्यवस्थित करना है, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना है, यही क्लास 6 की एनसीईआरटी का सार है। बाकी इन सब के बारे में गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है क्लास 6 में, इसलिए केवल बेसिक बातें हैं, तो उन बेसिक बातों की हम लोगों ने चर्चा की है। बाकी जब गहराई से अध्ययन करने की बारी आएगी, तो जो अगली क्लासेस में जो बातें बताई गई हैं, हम लोग फिर उनकी चर्चा करेंगे। हम इस स्टडी को और गहराई में भी ले जा सकते थे, लेकिन चूँकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो जो दायरा 6 की एनसीईआरटी ने कवर किया है, हम लोगों ने केवल उस दायरे को यहाँ पर लेक्चर में कवर किया है। बाकी फिर क्लास 6 की एनसीईआरटी में इतना ही एरिया कवर है, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, क्लास 6 मतलब बहुत छोटा बच्चा। तो अब ऐसे ही जो 7th, 8th, 9th, 10th इन सब की एनसीईआरटी में जो कवरेज होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। फिलहाल आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए।